बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर नंबर 14 में जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेलुलर रेस्पिरेशन का आज स्टेप नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ लिया, क्रेब्स साइकिल हम लोगों ने, लिंक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया। आज आखिरी स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मैंने लिखा है, ये इससे रिलेटेड है। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पहले आप लोगों को अगर याद होगा कि ऑस्मोसिस जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर भी ये दोनों टॉपिक मौजूद थे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? द क्लस्टर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटीपी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट होना चेन, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चेन की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा हो, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे प्रोटीन बहुत सी तादाद में मौजूद होते हैं, क्लस्टर की शक्ल में मौजूद होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन क्लस्टर की शक्ल में मौजूद होते हैं। इस प्रोटीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटीन से जाते हैं दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक चेन की सूरत में जा रहा है, लिहाजा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। In electron transport chain, NADH2 and FADH2 produced in glycolysis and Krebs cycle are oxidized in the presence of oxygen and produce energy in the form of ATP. And इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो NADH बने थे, FADH बने थे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी जाकर एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। कंपोनेंट कौन कौन सी चीजें मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर? NADH2, FADH2, कोएंजाइम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मौजूद होते हैं। मैकेनिज्म स्टेप 1। इन दिस स्टेप NADH is oxidized and transfer its electron in the form of hydrogen या प्रोटॉन to complex number 1, and NADH itself oxidized to NAD. During this process, some amount of energy is released along the proton, which is used for the ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate. यानी पहले स्टेप में क्या होता है, जो NADH है, जो फूड से आया है, जो क्रेब्स साइकिल से आया है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। पहले भी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन अमल यहाँ पे होगा। ऑक्सीडेशन क्या है? जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। हमेशा जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, ये आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पे जो NADH इसने अपने आप को ऑक्सीडेशन किया, यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो रिमूव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये रिड्यूस हो गया और NADH ने अपने आप को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो इनके दरमियान में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हो गई। ये एनर्जी क्या करेगा? ये एनर्जी यूज होगा जो मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, इसको पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो इसने मूवमेंट किए है, कहां से? NADH से इसने मूवमेंट किए, ट्रांसपोर्ट हुआ कहां पे? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो गई, ये एनर्जी जाकर क्या करेगा?
एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। नंबर 1। नंबर 2, FADH is oxidized and transfer its electron to coenzyme, reduce it and itself oxidize to FAD। स्टेप 2 में क्या होता है, जो FADH ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जो इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो कोएंजाइम जिसे यूबिक्विनोन कहते हैं ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये FAD क्या है, ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और कोएंजाइम यूबिक्विनोन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या रिडक्शन है, यानी इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और कोएंजाइम जो यूबिक्विनोन है इसने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। तो लिहाजा यहां से भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है जो मैट्रिक्स के अंदर है इसको फॉर्म करेगा और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक ले जाएगा। स्टेप नंबर 3, कोएंजाइम रिड्यूस साइटोक्रोम बी एंड इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। स्टेप नंबर 3 में क्या है, जो साइटोक्रोम बी है ये रिड्यूस हो जाएगा और कोएंजाइम जो है अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। लिहाजा यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। स्टेप 4, साइटोक्रोम बी रिड्यूस साइटोक्रोम सी एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। अभी जो साइटोक्रोम बी है ये साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम सी को, लिहाजा साइटोक्रोम सी जो ये रिडक्शन हुआ और साइटोक्रोम बी जो ये क्या ऑक्सीडेशन हुआ। लिहाजा इस दौरान फिर एनर्जी रिलीज हुई। क्यों एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल हुआ। ये एनर्जी जाकर जो प्रोटॉन इसको पंप करेगा और मैट्रिक्स से ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे ले जाएगा और ये एनर्जी जाकर एटीपी और एडीपी और फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है इनके साथ मिलेगा और एटीपी बनाएगा। नंबर 5, साइटोक्रोम सी रिड्यूस साइटोक्रोम ए एंड इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। फिर जो साइटोक्रोम सी है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और साइटोक्रोम ए जो है ये इसको रिड्यूस करेगा, लेकिन यहां पे भी एनर्जी होगी। ये एनर्जी जो इतना नहीं होगी कि वो प्रोटॉन को पंप कर सकेगा, ठीक है, वो यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए3। Step number 6, cytochrome A reduce cytochrome A3 and it get oxidized. During this process, the energy is released, which is used for ATP synthesis and form ADP and inorganic phosphate. Step number 6 में क्या होता है, cytochrome A को जो इलेक्ट्रॉन आया है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। कहां पे जाएगा, साइटोक्रोम A3 जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। लिहाजा साइटोक्रोम A जो ये रिडक्शन हुआ और A3 में, और साइटोक्रोम A में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यानी साइटोक्रोम A ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और साइटोक्रोम A3 ने अपने आप को रिड्यूस किया। तो इनके दरमियान फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल हुआ। इन दौरान से फिर एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जाकर जो मैट्रिक्स है यहाँ से प्रोटॉन को पंप करेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ ही में एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जाकर जो है एटीपी को जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और एटीपी बनाएगा। Number 7, at the end process of the O2 molecule accept electron from the H2O। अभी लास्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और प्रोटीन इनको नहीं मिलेगा, रहता ये इलेक्ट्रॉन जाकर जो मैट्रिक्स के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ये मिलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं फाइलन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो फाइलन इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेप्ट करना है वो क्या है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऊपर के साथ क्या होगा, वहां पे जो हाइड्रोजन है ये जाकर इसके एक एंजाइम है जिसका नाम एटीपी सिंथेज, इससे गुजरेगा नीचे आकर एडीपी के साथ मिलेगा और एटीपी बनाएगा। अब ये जो एटीपी बना है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन कहते हैं एटीपी बनने का अमल को कहते हैं फास्फोराइलेशन। लेकिन ये एटीपी किधर से बनी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। या एटीपी जो बना है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एटीपी बनी थी वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन था। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है, जब डायरेक्ट ग्लूकोज टूट जाए उससे जो एटीपी बनता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर एटीपी बनता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोरिलेशन, या जब भी एटीपी बनता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन एटीपी को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये डायग्राम है, डायग्राम के जरिए इंशाल्लाह अभी मैं समझाऊंगा, कोशिश करेंगे कि आप लोग समझे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये दरमियान वाला ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इन मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस जिसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये NADH ये फूड से आया है, क्रब साइकिल से आया है, ग्लाइकोलाइसिस से आया है। अभी NADH क्या करेगा? NADH जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। जो इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, इससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है रिमूव होगा, ठीक है। तो इसने अपने आप को NAD+ में तब्दील कर लिए, साथ ही इसने प्रोटॉन को रिलीज किए और इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिमूव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये एक्सेप्ट करेगा। अभी NADH ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, ऑक्सीडेशन अमल हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, लिहाजा ये क्या रिडक्शन हुआ, यानी उसने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने अपने आप को रिड्यूस कर लिया और NADH ने अपने आप ऑक्सीडाइज कर लिया। इन दोनों के दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल हुआ। जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जाकर इस यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसको क्या करेगा? पंप करेगा और यहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ तक लाएगा। समझ गए? फिर FADH2 जो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, FAD में तब्दील करेगा। जो ये FADH अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इनसे जो है इलेक्ट्रॉन जो वो क्या होगा? रिमूव होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पे एक एंजाइम है, सॉरी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी FADH2 है, इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया। इनके दरमियान में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल होगा। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे कहते हैं यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी इसके दौरान जो है, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और कोएंजाइम जो है या यूबिक्विनोन जो इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया, ठीक है। इनके दौरान इसके बाद यूबिक्विनोन ये अपने इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रांसफर करेगा कहां तक? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और यूबिक्विनोन के दरमियान फिर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, यानी यूबिक्विनोन या कोएंजाइम जिसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, रिडक्शन हुआ, इसने अपने आप को क्या किया है? रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे फिर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगा? वो एनर्जी जाकर यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? या प्रोटॉन को पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और ये एनर्जी इस्तेमाल होगी ADP के साथ मिलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलेगा और ATP बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C जो है एक्सेप्ट करेगा। साइटोक्रोम C ने जब भी एक्सेप्ट कर लिया, अभी इनके दरमियान फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन एनर्जी इतना नहीं है कि वो प्रोटॉन को पंप कर सके। फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से क्या जाएगा? ये ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। अभी साइटोक्रोम C जो इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दी है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, लिहाजा इसने रिडक्शन हुआ। इनके दरमियान में फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, यहाँ से फिर एनर्जी रिलीज होगी, एक ज्यादा एनर्जी जाकर क्या करेगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन इसको पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और ये एनर्जी जाकर ADP और ATP के फॉस्फेट ग्रुप के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलेगा और ATP की प्रोडक्शन करेगा। समझ गए? यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जो अभी इलेक्ट्रॉन है, मजीद और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। इस ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मिलेगा और साथ में मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन भी है, हाइड्रोजन प्लस ये भी मिलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये जाएगा, यहाँ पे एक और एंजाइम मौजूद है जिसे ATP सिंथेज कहते हैं, इनके साथ ये गुजरेगा और यहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे, उनके साथ मिलेगा और ATP प्रोडक्शन करेगा। अभी इसको कहते हैं क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्यों?
क्योंकि एटीपी बना है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस और ग्रेफ साइकिल के अंदर जो एटीपी बना था उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि एटीपी बना था डायरेक्ट ग्लूकोज से बना था, इसलिए इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। थैंक यू।